हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी, जो कि 100 अप टू 100 मार्क्स का रहता है। इसमें प्रैक्टिकल का कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज हम सब हिंदी में 100 में 100 कैसे लेके आए उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। जिन बच्चे को कुछ नहीं आता वो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखे। हमारे इस वीडियो में आपको क्वेश्चन विथ आंसर आपको साथ में बताया जाएगा। तो इससे पहले हम सब अपना पेपर देख लेते हैं, जो आपके जैसे 2023 और 24 में जो आपका हिंदी का पेपर जिस प्रकार आया था उसी प्रकार आपका पेपर 2025 में आएगा। तो घबराइएगा मत। तो सबसे पहले हम सब देखेंगे क्लास 12 हिंदी का, हम सब देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उस हिसाब से हम सब सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसके बाद 100 अप टू 100 लाने का चांस आपका बिल्कुल 101% बढ़ जाता है। तो जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है वीडियो लास्ट तक देखना, आप बिल्कुल 100 अप टू 100 ला सकते हो। बस आपकी थोड़ी सी राइटिंग अच्छी रहेगी तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर में देखने को मिलेगा 3 घंटे का 15 मिनट। ठीक है, मैं 3 घंटे और 15 मिनट 15 मिनट किस लिए दिए जाएंगे? पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो पेपर में आपको देखो, जैसे आपका हिंदी का पेपर 24 फरवरी को स्टार्ट हो गया, उस दिन आपको सिर्फ एक कॉपी मिलेगा, बी कॉपी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको किस प्रकार लिखना है? एक कॉपी के अंदर 32 पेज होता है। ठीक है, तो आपको पूरे 32 पेज कैसे भरना है तो उस बारे में हम सब इस वीडियो में क्लियर करेंगे, और एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो भी इसमें बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप सब 100 में 100 लाने का चांस गवा सकते हो। तो प्रारंभिक में आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा प्रश्न पत्र। अब जो हमारा खंड, मतलब इस प्रश्न में 2 खंड है, दोनों खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। इसमें कोई देता नहीं है कि या करो या करो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम सब। सबसे पहले आपको मिलेगा खंड क में आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एक नंबर का क्वेश्चन रहता है, जो आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। 5 क्वेश्चन आपको गद्य से मिलता है, 5 क्वेश्चन आपको पद्यांश से मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 पूछेगा। सेवा सदन के रचनाकार कौन से? तो सेवा सदन के रचनाकार हमारा प्रेमचंद थे। तो इस टाइप का आपको मतलब बताना है। ठीक है, हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया गया? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो इस टाइप का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पेपर को आप हल करके जाइएगा, और इस पेपर को हल कराया जाएगा इस चैनल में। तो आप सब बिल्कुल कहीं जाइएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसके बाद जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछता है, 100 नंबर का रहता है, 100 में 10 नंबर हमारा कंफर्म हो गया कि कैसे मिलेगा हमको। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले गद्यांश से किस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। गद्यांश में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा, इसको पढ़ के आपको आंसर का जवाब देना है। और अगर आपको गद्यांश लिखने नहीं आता है तो वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा कि गद्यांश कैसे लिखे और लेखक का नाम कैसे पता करें। बस देखने के बाद, जैसे कोई भी स्टोरी है उसको देखने के बाद कैसे पता करे कि लेखक का नाम यही होगा। ठीक है, आपको इसमें क्या मिलता है, एक अथवा करके भी मिलता है कि दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको मतलब कर सकते हो, जो कि 5 नंबर का 5 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं रहता है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है। सोच लो, देखो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, तो 10 नंबर कैसे लाना है इस वीडियो में आप सब अंत तक बने रहना, आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और पद्यांश से आपसे पूछा जाता है, जो थर्ड क्वेश्चन रहता है हमारा पद्यांश से पूछा जाता है, वो भी 10 नंबर का रहता है। 2 क्वेश्चन आपको देगा, 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको क्या करना रहेगा, अनिवार्य करना होगा। जो 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमारा 30 नंबर होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन से हमारे 30 नंबर कैसे आएंगे वो भी आप सबको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। पहले से वार्निंग दे रहे हैं, वीडियो को स्किप मत करना, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि सबका आंसर अभी बताया जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया जाएगा। वीडियो लंबी बन सकती है तो घबराइएगा मत। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का रहेगा, ध्यान रहे, ये भी 10 नंबर का रहेगा। ये भी 10 नंबर का रहेगा हमारा, इतना ध्यान रखना। अब इसमें कैसे कैसे इसको पढ़ के आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद इसका पद्यांश लिखना है और इसी में से ढूंढ के आपको आंसर देना है और इसका व्याख्या करना है, मतलब इसका अर्थ क्या निकलेगा। ठीक है, अब वैसी अथवा करके आपको मिलेगा, अथवा में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे यहाँ से होता है 40 नंबर, तो हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब 40 नंबर में एग्जामिनर क्या करता है, सिर्फ 20 नंबर देता है, मतलब राइटिंग पे नंबर बहुत काटता है। अगर जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, थोड़ा दूर दूर करके लिखेगा तो आराम से कर सकता है, वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा, तो चिंता मत करना।
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप सब देख सकते हो 3 + 2 नंबर किसका है, तो 3 नंबर आपको मिलेंगे इनका जीवन परिचय और साहित्य परिचय लिखने का, और 2 नंबर किस लिए मिलेगा, इनका रचना लिखने के लिए। अब आपको एग्जाम में कैसे कैसे लिखना है अभी इस वीडियो में बताया जाएगा, आपको लास्ट तक बने रखना। अब इसमें 3 चीज नाम है, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोजी सुंदर रेड्डी। ये हमारा गद्य का हो गया, ठीक है। अब पद्य में आपको पूछा जाएगा, पद्य में जयशंकर प्रसाद जी हमारे होंगे ही होंगे, इतना ध्यान रखना। तो आप सब जयशंकर प्रसाद एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये हमेशा आते हैं, इनका भी जीवन परिचय पूछा जाता है और उनकी रचना तो बहुत सारी है। तो रचना कैसे लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, आप सबको इस वीडियो में अच्छे से बताया जाएगा, ओके। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 6 है, ये भी 5 नंबर का है। प्रश्न नंबर 6 भी 5 नंबर का है। क्या पूछा जाएगा, इसमें कहानी पूछा जाएगा। आपके हिंदी के सिलेबस में पंच लाइट, बहादुर और लाठी करके कहानी है, जो कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में 5 नंबर का। इसके बारे में मतलब पूरी कहानी का सारांश लिखना है, इस कहानी में क्या क्या बताया गया है। और एक करमनासा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा में। तो पंचलाइट अथवा बहादुर और करमनासा की हार, अब तीनों में से कोई एक चीज लिखना है। तो आप सब प्रश्न नंबर 6 में कहानी को सुनिएगा, जो पंचलाइट और बहादुर दोनों की कहानी अभी इस वीडियो में बताया जाएगा अच्छे से। इसके बाद आपसे क्या पूछने वाला है, प्रश्न नंबर 7, ठीक है। ये स्टेट के हिसाब से होता है, राज्य के हिसाब से। अगर आप यूपी में होंगे, जैसे आलोक वृत्त आपने देखा होगा क्लास 10 में, आप सब लिख रहे होगे आलोक वृत्त, ठीक है। और क्लास 12 में भी आप सबको लिखना है खंड काव्य में। अगर आप सब उत्तर प्रदेश के हो तो आपको क्या लिखना है, इसमें गांधी जी के बारे में आपको लिखना है। आलोक वृत्त आपको इसमें क्या लिखना है, गांधी जी के बारे में लिखना। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी की चरित्र विशेषताओं के में प्रकाश डालिए। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के लिए है। तो जो हमारे यूपी में रहने वाले बच्चे हैं, उसमें सिर्फ गांधी जी के बारे में लिखना है। और गांधी जी के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो इस वीडियो के में बने रहना। इस वीडियो में सबके बारे में बताया जाएगा। अदर स्टेट की भी है तो घबराए ना, जैसे क्लास 10th में आपने लिखा था उस हिसाब से आपको क्लास 12 में भी पता होगा। और नहीं पता होगा तो कमेंट करना, बता दिया जाएगा आपको। इसके बाद आपसे संस्कृत से क्या क्या पूछता है, ठीक है। संस्कृत में से आपको पूछेगा गद्यांश में से, दोनों में से। पहले तो इसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ और व्याख्या करना है, ठीक है। तो संदर्भ लिखने नहीं आता होगा तो इस वीडियो में बने रहना। संदर्भ कैसे लिखते हैं, संकेत कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे करना है, ये भी आप सबको बताया जाएगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन संस्कृत में से आता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा इसमें, ये भी हमारा 7 नंबर का है। 7 नंबर का है, दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर लेना, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा कि यहाँ से आप नंबर उठा सकते हो, आपको आ रहा है नहीं आ रहा आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो नंबर आपको मिल जाएगा। बट यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ से आपको बिल्कुल सही आंसर देना रहता है, यहीं से सबका नंबर फूटता है। जैसे मान लीजिए आप 60 नंबर तो आराम से लेके आ जाओगे, 50 नंबर लेके आ जाओगे। अब जो 20 नंबर 30 नंबर का खेल होता है यहीं से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत के उत्तर दीजिए। तो इसमें से 2 का उत्तर देना है, अगर सही होगा तभी 2 नंबर मिलेगा, कुछ भी लिखोगे तो नंबर मिलने वाला है नहीं इसमें। श्रृंगार रस करुड़ रस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्याकरण भी इस वीडियो के लास्ट में पढ़ाया जाएगा। श्रृंगार रस, करुड़ रस क्या होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है, चौपाई छंद क्या होता है, दोहा क्या होता है, उदाहरण उदाहरण उदाहरण। तो आप सबको कैसे लिखना है, और श्रृंगार रस किसे कहते हैं, करुड़ रस किसे कहते हैं, और एक्स्ट्रा जो हमारा व्याकरण है वो भी इस वीडियो में पढ़ाया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, बार बार कहना ना पड़े। अब इसके बाद नंबर मिलने का चांस तो यहीं से रहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का, सोचो 9 नंबर का निबंध। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई भी स्टूडेंट लिख सकता है बेरोजगारी समस्या और समाधान पर। बेरोजगारी किस प्रकार ग्रोथ करते जा रही है आप सबको पता होगा। पहले तो हमारा एआई आ गया है, जनसंख्या वृद्धि हो जा रही है, इसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब इसमें तो नंबर आपका मिल जाएंगे, कुछ भी लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और हाँ, निबंध लिखने का भी एक तरीका होता है, कैसे लिखना है वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो कहीं भागना मत, पहले से बता दे रहे, वीडियो को कहीं स्किप करके कहीं भागना मत, क्योंकि इसमें बहुत सारी, इस वीडियो में बहुत सी चीज़ बताई गई है जो 100 अप टू 100 लाने में आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसमें संधि विच्छेद पूछता है, यही सब चीज़ है जहाँ से नंबर कटता है स्टूडेंट का। वहाँ तक तो कैसे भी कुछ भी करके लिख लेते हैं। और हाँ, एक बात होता है कि 3 घंटे के पेपर में हिंदी का पेपर मैनेज करना बहुत खतरनाक होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 3 घंटे के पेपर को मैनेज नहीं कर पाते, मतलब 3 घंटे में सारा चीज़ नहीं लिख पाते हैं।
तो कैसे लिखना है आपको पेपर में, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, क्योंकि अगर आप हिंदी के पेपर देने बैठे हो तो आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है, आप सोच नहीं सकते, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन आ भी रहा है और अगर आपको टाइम मैनेज नहीं करने आता है तो आप नहीं लिख पाओगे हिंदी का पेपर। तो कैसे करना है वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा, तो स्किप मत करना वैसे भी, ठीक है। संधि विच्छेद पूछेगा, इसके बाद एक नंबर का क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा, एक आपको पत्र लिखना है, आपको पत्र लिखने आना चाहिए, जो कि इंग्लिश के पेपर में भी आता है, इंग्लिश के पेपर में भी निबंध आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो घबराना मत, ठीक है। तो पत्र आप कैसे लिखना है वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके बाद क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से धातु के एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए फाइनली हम सब पेपर खत्म हो चुका है हमारा, अब इस पेपर में से हम सब स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो ठीक है, चैप्टर 1 जो क्लास 12 का है वो है हमारा राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पूछेगा ही पूछेगा 5 नंबर में। तो उसके बारे में, इनके कृतियां के बारे में, इनका साहित्य परिचय, इनका जीवन परिचय सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर क्लियर करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था, इसको नोट करो। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। और इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन जो लखनऊ में व्यतीत हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई थी, मतलब जहाँ ये जन्म लिए थे वहीं से प्रारंभिक शिक्षा चालू की। जैसे आप अगर अभी किसी भी गांव में रहते होगे, जैसे मान लो आप मिर्जापुर में रहते हो, तो मिर्जापुर में ही आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वही इनके बारे में है। पहले तो इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ और एक मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम यानी गांव में हुआ था। ग्राम को क्या बोलते हैं, ग्राम, गांव। इनके माता पिता जो थे लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपने BHU देखा होगा, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MA किया था, मतलब BHU से इन्होंने MA किया था। और लखनऊ विश्वविद्यालय में पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। इसको नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, क्योंकि आपको किताब में मिलेगा, किताब में आप सबको मिल जाएगा। अगर आप सब क्वेश्चन बैंक खरीद रहे होगे तो अवतार का खरीद सकते हो या तो विद्या का खरीद सकते हो, राजीव प्रकाशन का अवतार का आप सब क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। और जो हमारे डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था, मतलब उनको संस्कृत, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं का स्टडी किए थे। उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और BHU में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया गया, मतलब सुशोभित किया गया। जैसे BHU के क्या थे, प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष थे और बाद में इनको आचार्य पद में क्या किया गया, सुशोभित किया गया। और जो डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा में पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर थे, मतलब यहाँ पर भी इन्होंने काम किया। केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष, मतलब दिल्ली में भी इन्होंने रहा, दिल्ली में इन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष थे और तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। जैसे प्रमोशन होते रहता है ना, उस हिसाब से। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का एक महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। अगर आप सब जीवन परिचय लिख रहे होगे तो आपको, जैसे जीवन परिचय जिस भी लेखक का लिख रहे होगे पहले उसको यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब इसको इस टाइप को पैक कर देना डब्बा के अंदर, ध्यान से देखो कैसे लिखना है आप सबको। इसके बाद इनका जन्म जब भी हुआ था, यहाँ पर जन्म तिथि यहाँ पर से लगा के इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1967 ईस्वी में। इस प्रकार लिख के फिर यहाँ से आप सब स्टार्ट कर सकते हो उनका जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय। और अगर आप, मतलब अगर आपके पेपर में अगर आ जाए कि इसका लिखना है साहित्य योगदान, साहित्य परिचय,
तो वो भी लिखना है, जीवन परिचय भी लिखना है, मतलब दोनों लिखना है। कुछ भी पूछे इसमें दोनों लिखना है और 3 पेज में लिखना है आपको। ध्यान रहे, जीवन परिचय आपको 3 पेज में ही लिखना है। एक पेज में आपको लिखना है जीवन परिचय, क्या लिखना है, जीवन परिचय। दूसरा पेज में आपको लिखना है साहित्य योगदान, साहित्य परिचय। और थर्ड पेज में लिखना है इनका रचना। हेडिंग डाल डाल के ब्लैक पेन का यूज करना, हेडिंग का यूज करना, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, क्योंकि जो पेज होता है बोर्ड एग्जाम को थोड़ा मोटा होता है, तो आप ब्लैक स्केच का भी यूज करोगे तो उपटेगा नहीं, इसका दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा पतला स्केच का यूज करना, जैसे देखो जैसे ब्लैक है, ठीक है, तो इतना पतला रहे, ठीक है, इस हिसाब से तो आप सब यूज करना, उपटेगा नहीं, ठीक है। तो ब्लैक पेन और स्केच से पूरा हेडिंग डाल डाल के आप सबको लिखना है। साहित्य योगदान, साहित्य योगदान इन्होंने क्या किया, जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में, इसको जूम कर लो, इसके बाद पढ़ो, ठीक है, अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उकट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय, मतलब इनका जो निबंध था अधिकतर रिलेटेड था प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति के संबंध। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, मतलब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे फेमस नहीं हो जाते तो उनको इनाम मिलता है, मतलब प्रगति के हिसाब से वैदिक एवं जो हमारे पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया। जैसी के पद्मावत, एक पद्मावत मूवी भी आई थी, किन्होंने देखा था कमेंट कर देना। पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। ध्यान रखना, पद्मावत किनकी रचना थी, इन्हीं की है, बाणभट्ट भी इन्हीं की है, हर्षचरित भी इनकी भी है, सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। और प्राचीन में इनके जो श्री कृष्ण वाल्मीकि मन्नू आपने एक सुना होगा, क्लास 9 में अगर आप होगे, ठीक है, क्लास 9 या क्लास 10 में या क्लास 8 में भी, क्लास 8 का हिंदी देखा होगा या क्लास 9-10 का हिंदी देखा होगा, तो उसमें एक मन्नू की कहानी है, मनु और श्रद्धा की कहानी। शायद मेरे हिसाब से क्लास 10th में ही है मनु और श्रद्धा की कहानी। और इनकी जो कृति है आपको एक पेज में लिखनी है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पहला निबंध संग्रह कौन सा है, निबंध संग्रह, पेन लेके और हेडिंग लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो पहला था हमारा पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, पुत्रोह, पृथ्व्या, वाग्धारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, ठीक है। इनको आलोचनाग्रंथ पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का एक सांस्कृतिक अध्ययन है। तो आपको इनका एक पेज में पूरा भर के आपको इनका रचना ही लिखना है, ठीक है। तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे और ये आएगा ही आएगा। अब इनका जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, ये जो इन्होंने वासुदेव अग्रवाल जी का है, उसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्न उत्तर लिखिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है, पूरे गद्यांश को पढ़ना है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। तो आपको इसको पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको लेखक का नाम कैसे पता चलेगा, चैप्टर 1 में अगर वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र, अगर राष्ट्र किसी भी क्वेश्चन में पूछा, ठीक है, राष्ट्र, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको राष्ट्र दिखा तो समझ जाना इनके लेखक कौन है, हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो इतना समझ जाना। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश, गद्यांश भी आपको लिखना है, इसके बाद लेखक का नाम बताना है। तो गद्यांश कैसे लिखना है अभी आप सबको बताया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना।
दिन रात बहने वाली नदियां ने किस प्रकार से पृथ्वी को देह को सजाया। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बने। तो ये जो 3 क्वेश्चन है आपको उसमें से ढूंढ ढूंढ के लिखना है और 2 क्वेश्चन क्या करना है आपको व्याख्या करना है। अगर आपको व्याख्या करना नहीं है तो इसी को पूरा छाप देना और थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपने से बना देना अपने भाषा में। अगर नहीं आए तो आएगा, आ गया तो और अच्छी बात है, सोने में सुहागा हो जाएगा। अब इसका उत्तर कैसे कैसे लिखना है आप सबको देखो। प्रस्तुत गद्यावतरण, यहाँ पर गद्यावतरण मत लिखना, प्रस्तुत गद्यांश लिखना है, ठीक है। एक सेकेंड, आपको किस हिसाब से लिखना है और कितना सिंपल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पर काट के गद्यांश लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य, ठीक है, में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता। अगर नहीं लिख पाओ इस प्रकार का, अगर आपको कठिन लगता है तो आपको क्या लिखना है नोट करो, हम बोल रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ध्यान रखना, हिंदी के चैप्टर का नाम जो भी होगा, यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखना है। इसके बाद फिर यहाँ पर इनके रचयिता कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, बस खत्म हो जाएगा। सिंपल सा लिख सकते हो, ठीक है। आपको लिख के दिखाते हैं एक बारी, देखो क्या लिखना है आप सबको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है। क्या लिखना है, हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार लिख देना। यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र के स्वरूप में से, मतलब राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और उसके बाद इनके रचयिता या इनके कवि या इनके लेखक, यहाँ पर इस टाइप का आपको डैश देना है डबल। इसके बाद फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, बस इतना ही लिखना है आपको गद्यांश में। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से गद्यांश कैसे लिखना है उसमें पूरे डिटेल से बात हुई है, वहाँ से देख सकते हो। बाकी जो हमने बोला है वही वहाँ पे है, बस वहाँ पे थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो जा सकते हो, समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। तो हमारा खत्म हो गया। अब इसके लेखक जो भी थे आपने इनके जो पाठ का नाम था राष्ट्र का स्वरूप, और इनके लेखक कौन थे, पहले तो आपने इनका पाठ का नाम भी पूछा था राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अब व्याख्या के अंश में आप सब इसमें कुछ भी लिख देना, वही उठा के लिख दोगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप सब इसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दिन रात बहने वाली नदियां में पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियां से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो ये जो आंसर है आपको उसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, बस आपको ढूंढना है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के सावरे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों में क्या किया है परिचित होने की बात की है। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप सब उसी में से ढूंढ के लिख सकते हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, ऐसे ही आपको गद्यांश लिखना है, ऐसे ही आपको लेखक का नाम लिखना है, इसी प्रकार आपको व्याख्या करना है। और जो तीनों क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा पैराग्राफ, इसमें से आपको ढूंढ के लिखना है। तो आप सब अगर इतना समझ गए होगे तो बहुत आपके लिए 10 नंबर, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सब 10 नंबर के मालिक बन चुके हो, ठीक है। 10 नंबर का मालिक, 5 नंबर का पहले आपने जीवन परिचय कर लिया और 5 नंबर का इनका गद्यांश समझ लिया, सॉरी 10 नंबर का गद्यांश आपको आता है, तो 15 नंबर आपको आ गया है। समझ लो 15 नंबर आपका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको उसी प्रकार लिखना है। अब अशोक के फूल चैप्टर 2 है, अगर ठीक है, अगर वासुदेव से मतलब जो हमारे वासुदेव अग्रवाल जी थे, अगर उनके बारे में जीवन परिचय में ना पूछे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मतलब दोनों में से कोई एक आपको मिल ही जाएंगे। 3 का नाम दिया जाता है तो 2 पढ़ लो, दोनों में से कोई एक पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। तो चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है अशोक के फूल। अब अशोक के फूल चैप्टर का नाम है। अब जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको अशोक या फूल के बारे में थोड़ी बहुत भी आपको मिले तो समझ जाना उसका चैप्टर का नाम अशोक के फूल है, और उसमें हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके लेखक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बताइए। तो जीवन परिचय आपको वही लिखना है कि इनके जीवन परिचय क्या है, पहले इसके बारे में देख लो।
क्योंकि जीवन परिचय अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो लिखोगे कैसे, खुद से बना के कैसे लिख सकते हो। अगर आप सबको जीवन परिचय नहीं आता है तो उनका जीवन और मरण याद कर लो, फिर बीच में कुछ भी जोड़ सकते हो। उतना अगर नहीं पढ़ रहा होगा और राइटिंग अगर अच्छी होगी तो उतना पढ़ेगा नहीं, आपको नंबर दे देगा हेडिंग वाइज हेडिंग। तो जीवन परिचय का हेडिंग डालना है बिल्कुल ब्लैक पेन से एकदम, या अपने स्केच से डालना, और थोड़ा सा डिजाइन मत बनाना, बस ऐसे नीचे लाइन खींच देना। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, यानी झारखंड में हुआ था। और इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। अतः इनके ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर, मतलब इतना समझना, काशी हर चीज में जुड़ा हुआ है। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया, जो इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ था। कहाँ हुआ था? संस्था शांति निकेतन में हुआ था। वहां से 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते थे। मतलब 11 वर्ष के रूप में ही काम करने लगा। पहले के लोग छोटे से ही काम करना स्टार्ट कर देते थे। अपने पापा से पूछना, वो लोग भी छोटे से स्टार्ट कर देते का निदेशक के रूप में कार्य करते थे। वही इनके विस्तृत, मतलब और ज्यादा अध्ययन के लिए और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहाँ से हुआ था? चलिए आइए देखते हैं। के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, जो इनकी विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ सन 1949 ईस्वी में लखनऊ के विश्वविद्यालय में इन्होंने डीएलएड की उपाधि की। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण, मतलब एक अवार्ड से, ठीक है, उससे सम्मानित किया जाता है। जैसे विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सारे विराट फैन को मालूम होगा। इन्होंने काशी, यानी बीएचयू से, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर काम किया। और इसके बाद इन्होंने क्या क्या किया, देखो, उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन मतलब प्रयाग समझ रहे हो ना, प्रयाग के सम्मानित भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को इन्होंने साहित्यकार इसको क्या बोलेंगे, रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी 1989 में हुई थी। और साहित्य परिचय में आप सब इनके बारे में लिख सकते हो, इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने मतलब क्या क्या उपाधि प्राप्त की, इनको क्या क्या मिला, विद्वान थे, इस टाइप का बना के लिख सकते हो। अगर नहीं आए तब, ठीक है, अगर आए तब पढ़ लो एक बारी। साहित्य योगदान क्या हुआ था, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, उस साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। क्लास 10th में आपने देखा होगा, जैसे प्रेमचंद के बारे में भी कहानी पढ़ी होगी, वो बहुत बड़े उपन्यास थे, तो उनके उपन्यास भी पूछे जाते हैं, क्लास 12 में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे सेवा सदन, गोदान, प्रेमचंद जी थे, उनके उपन्यास थे। तो ये भी हमारे साहित्य योगदान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला और तथा संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। इनकी रचना में नवीनता, प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। ठीक है, तो एक बात बताऊं आप सबको, अगर साहित्य योगदान या साहित्य परिचय, योगदान की जगह पे आप सब क्या लिखना, परिचय लिखना। ठीक है, तो साहित्य योगदान मत लिख देना, इसके बारे में ध्यान रखना। साहित्य योगदान की जगह पे आपको क्या लिखना है, परिचय, साहित्य परिचय। ठीक है, अब इसके बाद एक पेज तक आपको कुछ भी लिख देना, अगर आप सबको नहीं आ रहा है तब। अगर आप सबको आ रहा है तो बिल्कुल आप सबको वही लिखना है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको इनका रचना लिख देना है। तो जो इनका जो रचना है उसमें ही पूछा जाता है। ठीक है, जो 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं उसमें भी सब पूछा जाता है। अशोक के फूल उसमें फिर क्या, मतलब किसकी रचना है, फिर 4 लेखक के नाम दे देगा, तो उसमें सबको टिक लगाना है। हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये रचना है, तो उन्हीं पर टिक लगाना है आप सबको। ठीक है,
तो इनका जो निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कुटर, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, इनकी क्या है निबंध है। इनकी जो आलोचना साहित्य सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। और इतिहास कौन सी है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। और उनका जो उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कवि जो भी है, फिर 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको चुनना है। और एक विचार प्रवाह, और एक कूटज, और एक अशोक का फूल, और एक कल्पलता, ध्यान रखना इस सब। इसके बाद जो हमारा गद्यांश है, ठीक है, यहाँ से आप सबको जो हमारा पद्यांश था उसमें से आपसे कौन कौन सा 5 नंबर का तो पहला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। 10 नंबर का आपसे पूछेगा इनके बारे में व्याख्या कीजिए और उसी में से ढूंढ के आपको आंसर लिखना है। इसके बाद 5 नंबर का आपसे जीवन परिचय पूछेगा। तो 20 नंबर का आप यहाँ से, आपको कंग्रेचुलेसन, आप 20 नंबर का क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है। तो गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो गद्यांश को कैसे लिखना है और कैसे व्याख्या करना है। तो गद्यांश का व्याख्या करने के लिए जहाँ पर आप पद्यांश लिखते थे, ठीक है, पद्यांश की जगह पे आपको बस चुपचाप शांति से गद्यांश कर देना है, ठीक है, इनके संदर्भ लिखने में, ठीक है। तो चलिए पहले इनका देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से ही ध्यान, मतलब अशोक का पुष्प, एक सेकेंड रुक जाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसमें क्या क्या उत्तर देना है। जो अशोक के फूल है वो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आप सबको पता होना चाहिए अशोक के फूल आचार्य प्रसाद हजारी जी का है। जो अभी आपने जीवन परिचय पढ़ा, ठीक है, जो आपने अभी जीवन परिचय पढ़ा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जहाँ पर आपको अशोक के फूल दिखे, ठीक है, अशोक के फूल दिखे, वहां से समझ जाना कि हमारे किनका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और गद्यांश भी आपको उसी प्रकार लिखना है, ठीक है। तो इस गद्यांश को मत लिखिएगा जो आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। आपको गद्यांश किस प्रकार लिखना है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप सबको बताया गया है वीडियो में स्टार्ट होने से पहले, तो आप सब देख सकते हो वहां से, ठीक है। इसके बाद आपसे वही व्याख्या करना है। अगर व्याख्या नहीं आए तो क्या करना है वही समझ लो, व्याख्या नहीं आए तो उसी को छाप देना है, हेडिंग डाल के बढ़िया अच्छे से अच्छे राइटिंग में करना जिससे नंबर आपको मिल जाए। और ये जो 3 क्वेश्चन है, ये जो 3 हमारे महानुभाव क्वेश्चन है, उसी पैराग्राफ में से आपको ढूंढ ढूंढ के क्या करना है, छापना है, ठीक है। और सही लिखना है, थोड़ा टाइम दे के ढूंढना। अब टाइम मैनेज कैसे करना है वो भी आप सबको बताया जाएगा। अब ये जो चैप्टर 2 आपको दिख रहा होगा ना, ये हमारे आपने अभी जो गद्यांश कंप्लीट किया, ठीक है, तो हमारे दूसरा जहाँ से हम सब पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी आपका जीवन परिचय सब के बारे में रहेगा, ठीक है। तो हमारा पद्यांश स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आप सबको क्या करना है, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय एग्जाम में आएगा ही आएगा, और एक आता है हमारे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जो हमेशा आएगा ही, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ने से पहले मैथिली शरण जो गुप्त जी है उनका जो जन्म हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था, चिरगांव, जिला झांसी में हुआ था। जो झांसी का है कमेंट कर दे यार। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। अब जब एक अच्छे कवि थे तो उनके बेटे भी अच्छे कवि रहेंगे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को, मतलब जो गुप्त जी थे यानी मैथिली शरण जी गुप्त जी जो थे, उनका जो अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन न लगा, झांसी में इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति को प्रेरणाप्रद चरित्र हुआ। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की थी, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए थे, जिनके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा था।
ठीक है। और साकेत महाकाव्य, यानी साकेत महाकाव्य किनका है? मैथिली शरण गुप्त जी का। तो ये सब आपको ढूंढ ढूंढ के रखना है, ठीक है। अब कैसे कैसे पढ़ना है, पढ़ने का भी एक तरीका होता है, तो कैसे पढ़ना समझ रहे हो ना, ठीक है। महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य का, ठीक है, सम्मेलन प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक में भी मिला, ठीक है। प्रयाग शायद मेरे हिसाब से इलाहाबाद के बारे में कह रहा है, ठीक है, जिसका नाम प्रयागराज है। भारत सरकार ने गुप्त जी को, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को भारत सरकार ने इनकी साहित्य सेवा के लिए, मतलब इनको भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करे। 12 दिसंबर 1964 को ये धरती माता मतलब विलीन हो गए। अब साहित्य सेवाएं, सेवाएं की जगह पे आपको क्या लिखना है? परिचय लिखना है, साहित्य परिचय। तो जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी का झुकाव गति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चरित्र हुआ। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति को उत्पन्न की थी और साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, जिनकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा था। और इनकी रचना क्या क्या सुन लो। रचना गुप्त जी की समस्या रचनाएं दो प्रकार की है, अनुदित और मौलिक, दो प्रकार की रचनाएं, ठीक है। इनकी अनुदित रचनाओं में दो प्रकार का साहित्य है, कुछ काव्य और कुछ नाटक है। तो पहला देखना हमारा, इन अनुदित ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास के स्ववास्वता का अनुवाद उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनाथ वध, मेघनाथ वध रामायण में जिसमें मेघनाथ का वध हुआ था, वृत्त संहार आदि इनकी अन्य अनुदित रचनाएं हैं। इनके प्रमुख जो मौलिक काव्य रचना है, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, यही हिंदू संस्कृत के प्रमुख पात्रों का चरित्र है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद इनका जो इन्होंने जो रचना की थी, मतलब इन्होंने जो कैकेयी का अनुताप लिखा है, ठीक है। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। कैकेयी मतलब समझ रहे हो, कैकेयी कौन है? जो राम जी को वनवास भेजा था, जिन्होंने राजा दशरथ को कहा था वनवास के लिए, ठीक है। अगर रामायण थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो कैकेयी को आप सबको जानते होगे। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है इस सबको, ठीक है। ये जितना भी हेडिंग है अगर आप सबको पढ़ना है और आपको उत्तर देना है, पर गद्यांश की जगह पे आपको वही पद्यांश कर लेना है, बाकी आपको ऐसे ही लिखना है। अब जहाँ पर आपको रामायण से रिलेटेड, ध्यान रखना, जहाँ पर आपको रामायण से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन दिखे तो समझ जाना किसका, इनके कवि का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त, और इनका जो चैप्टर का नाम होगा वो कैकेयी का अनुताप, ठीक है। तो वही भारत किसे ले, मतलब भरत, सॉरी, ठीक है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे, राम जी को और लक्ष्मण जी को शायद, मतलब आपको पढ़ के उत्तर देना है यहाँ से। अयोध्या का राजा किसे मिला था? प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको इस टाइप का लिखना है। अभी अलंकार के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक देखना, ओके। अब आपको इसका उत्तर ऐसे ही देना है, ठीक है। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको किस टाइप का लिखना है ये आप सबको इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब वही या करके या क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा 10-10 नंबर का, ठीक है। तो 10 में से कोई एक क्वेश्चन करना है तो 10 नंबर आपको मिलेगा। 5 क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको 2 पेज में देना है। पहला मतलब पहले तो आपको संकेत लिखना है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, कोई भी गद्यांश या पद्यांश लिखने से पहले आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान रखो। कोई भी गद्यांश या पद्यांश लिखने से पहले, मतलब देखो, पहले आपको क्या लिखना है, संकेत लिखना है। अब संकेत में आपको पहला पॉइंट, मतलब जो पहला में लिखा होगा डॉट 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 करके लास्ट में जो लिखा होगा वो लिखना है। इसके बाद फिर आपको जो पद्यांश या गद्यांश लिखना है, ठीक है। अब पद्यांश कैसे लिखना है आप सबको बताया गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपको व्याख्या लिखना है, कम से कम 100 वर्ड में आप सबको व्याख्या लिखना है। इसके बाद फिर आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। पद्यांश में आपको क्या लिखना है, लेखक का नाम और जो कवि है, मतलब जो चैप्टर का नाम है। तो अगर रामायण से रिलेटेड आपको मिल जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी ही हैं और उनका चैप्टर का नाम क्या है, कैकेयी का अनुताप। अब हमारा चैप्टर 3 जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का कवि का साहित्य परिचय और कृतियाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सब पढ़ोगे बहुत ही।
तो जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जो आना ही आना है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी के एक प्रति वैश्य परिवार में हुआ था, मार्गसुल में 1945 ईस्वी में हुआ था, या कहीं कहीं पे दिखाता है सन 1889 ईस्वी में। तो आपको एग्जाम में 1889 ईस्वी ही लिख के आना है, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता के मतलब इतना ध्यान रखना, जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे, लास्ट तक इनके पूरे फैमिली के सारे मेंबर मर गए थे। इसी टेंशन की वजह से जयशंकर प्रसाद जी की भी मृत्यु हो गई थी। शायद मैंने क्लास 12 में पढ़ा था, तो इसी टाइप का कुछ कहानी था, ठीक है। तो 1889 में हुई थी, और इनके पिता देवी प्रसाद जी थे, जो तंबाकू का एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन स्टडी किया। गहन मतलब बहुत डीप में जाके अध्ययन किया, मतलब बहुत अंदर जा जाकर, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, बहुत डीप में। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो जयशंकर प्रसाद जी है ना, तो जयशंकर प्रसाद जी, जैसे जयशंकर मान लो एक टॉपिक मान लेते हैं, जैसे मैथिली शरद गुप्त जी हो गए, तो उनके बारे में पूरी डिटेल में खोज करना, मतलब जीरो से लेकर पूरा लास्ट तक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वही होता है डीप, यानी गहन करना, गहन अध्ययन किया। एक बड़े मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत ही सुख से बीता था, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए थे। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण में छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। बाल्यावस्था में इन्होंने क्या किया? काव्य के प्रति अनुराग था, जो उत्तरोत्तर मतलब इसके प्रति बढ़ते गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे, अपने कहानी अथवा कविता के लिए मतलब जो पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे, मतलब जैसे कुछ भी अच्छा काम कर दिया उसके लिए पैसा नहीं लेते थे। और यद्यपि इनका जीवन बड़ा जो तुला एवं संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये न बच सके, और 1994 या 1737 में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। जब साहित्य सेवा, यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है? साहित्य परिचय। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, जो हमारे इसको क्या पढ़ोगे, ठीक है, उन्नायक और प्रतिनिधि, ठीक है, कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब इन्होंने बहुत सारी रचना की, मतलब नाटककार भी इनके हैं, नाटक भी है, उपन्यास भी है। और जो अगर आप सबको जीवन परिचय में आप सबको जो जन्म मृत्यु लिखना है, आपको 1889 से, ठीक है, 1889 से 1937 ईस्वी लिखना है, ठीक है। और इनकी जो रचनाएं थी, इनके जो नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध थे, जो इनके जो देखो, कामयानी, एक कामयानी थी हमारी, ठीक है। दूसरा क्या था? आंसू, लहर, झरना। और यहाँ पर कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंकाल मतलब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कंकाल। फिर जो ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। निबंध, काव्य और कला में अन्य निबंध, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको लिख लेना है। तो आपका जो यहाँ से 20 नंबर, ठीक है, अब ध्यान रखो आपका इस चैप्टर से, ठीक है, जो हमारा चैप्टर अभी जो आप सब पढ़ के आ रहे हो, वहाँ से आप सब 40 नंबर क्लियर करके आ रहे हो। वहाँ से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको उस टाइप का ही लिखना है। जीवन परिचय कंफर्म आएगा, जयशंकर प्रसाद जी का, डॉक्टर अग्रवाल जी का, दोनों में से दोनों आएगा, दोनों 10 नंबर का लिखना है। दोनों का गद्यांश पद्यांश आएगा, 10-10 नंबर का लिखना है। तो आपका हो गया वहाँ से, ठीक है। अब ध्रुव यात्रा की कहानी का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त किया। अभी थोड़ी देर पहले, वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जब आपको हिंदी का पेपर दिखाया जा रहा था, तो उसमें हमारा बताया गया था ध्रुव यात्रा मतलब आपको इसके बारे में लिखना है, इस कहानी के बारे में लिखना है, इस कहानी को समझना है। तो ध्रुव यात्रा बहुत अच्छी कहानी है, और एक पंचलाइट, हमारी दोनों चैप्टर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ध्रुव यात्रा की कहानी, चलिए आइए बारे में जानते हैं। इनके जो कवि थे जैनेन्द्र कुमार थे, जैनेन्द्र कुमार। चलिए आइए स्टार्ट करें। ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। जैनेन्द्र जी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास क्या था? गोदान सेवा सदन की परंपरा के अग्नि कहानीकार है। मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने जो हमारे बारे में बताया गया कि जो जैसे कहानी स्टार्ट हुई थी
और इस कहानी का नाम रखा गया था ध्रुव यात्रा। अब इस कहानी का जो सारांश है वो राजा जो हमारे रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों में बधाइयाँ लेते हुए, मतलब जैसे उन्होंने जीत लिया, अब जीतने की बधाई सबको मिलती है तो इसी प्रकार से उनको बधाइयाँ मिलती है, वे भारत आ रहे थे। इस खबर को सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों से प्रकाशित किया। उर्मिला जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका होती है, जो उर्मिला एक पात्र है जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका होती है और जिनसे उनका विवाह किए बिना, मतलब उनसे विवाह किए बिना उनका बच्चे का जन्म लिया। ठीक है, अब इसके बारे में आप सब देखोगे, जैसे उसने ये पढ़ा है कि वे अब मुंबई पहुंच चुके हैं। एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ से आप सब फिर से समझिएगा। उर्मिला जो एक राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और जिनसे उनका विवाह, मतलब विवाह उनका नहीं हुआ था। ठीक है, और जब इनका ये समाचार जो था को जब पढ़ा, जो उनकी प्रेमिका थी और जब ये समाचार पढ़ी तो उसने यह भी पढ़ा कि वे अब बम्बई पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के जो प्रदर्शन के तनिक की मतलब बहुत ज़्यादा उल्लास नहीं थी, इसलिए बम्बई में न ठहर कर प्रातः होने की मतलब सुबह ही, ठीक है, होने से पहले ही दिल्ली पहुंच गए। उनके चाहने वाले अनेक अवकाश नहीं दे रहे थे। ठीक है, मतलब छुट्टी नहीं दे रहे थे। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए मतलब अन्यत्र जाएंगे। राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत थी। उन्हें नींद नहीं आती थी। वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे थे। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारजनों से डर से मना कर दिया था। जैसे आजकल भी कहते हैं कि मेरे पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगी, इस टाइप की, तो वो भी यही बोले थे। उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा प्रदान कर रही थी। वह उसके विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। जो हमारे आचार्य मारुति तरह तरह के चिकित्सक, मतलब जो डॉक्टर होते हैं ना, ठीक है, तो दवाई सब करते हैं, उसी प्रकार का जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं। लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह का आयोग बताते हुए इसे बंधन में बांधना करते। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बांधने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रेम को इनकार स्वयं से इनकार, मतलब प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। ठीक है, अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते और अपने बच्चे का नामकरण करते। मतलब शादी से पहले ही उनका बच्चा हो चुका था और अपने बच्चे का नामकरण करते हुए उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते। मतलब वो शादी के लिए नहीं माने थे, शादी नहीं कर रहे थे, वही उनको पीड़ा दे रही थी, इसलिए वो समाज के सामने माफी मांग रहे थे और अपने व उर्मिला के संबंधों को एक परिणति देना, ठीक है, और देना चाहते थे, एक नाम देना चाहते थे। लेकिन उर्मिला मना करती और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने की और आगे बढ़ने के लिए कहती रहती थी। वह पुत्र की ओर दिखाती हुई कहती थी कि तुम मेरे रीढ़ से उत्तीर्ण हो और मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो। मतलब तुम मेरे तरफ से मुक्त हो, मतलब तुम कुछ भी काम कर सकते हो, इस टाइप का, तुम आज़ाद हो, फ्री हो, इस टाइप का वो कह रही थी। इसके बाद क्या होता है, रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। आप ये सब जो कहानी है, ठीक है, इस कहानी को आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो आपके ध्रुव यात्रा के पहला पेज हमारा ये था, ठीक है, दूसरा पेज हमारा ये था और तीसरा पेज हमारा ए था, ठीक है, और चौथा पेज हमारा ए था। तो आप जो राजा रिपुदमन है उनके बारे में आप सबको एक शॉर्ट कहानी आप सबको बताते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। जो राजा रिपुदमन थे वो पहले एक जीत कर जब रिटर्न होते हैं, ठीक है, तो भारत में स्वागत करने के लिए बहुत लोग, मतलब जैसे फैन वगैरह होते हैं ना, उस टाइप के थे। और उन्होंने, उनकी एक प्रेमिका थी उर्मिला, जिनसे शादी से पहले उनका बच्चा हो गया था। फिर कुछ दिन बाद उनको पश्चाताप हुआ और इसके बाद फिर वो एक जो हमारे क्या नाम था उनका, आचार्य जी, उनको बताया। फिर उन्होंने विवाह के बारे में बताया और फिर जब वो उर्मिला के पास गए, उससे माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने के बाद मतलब वही अपने रिश्ते को नाम देने के लिए बोले, बट उर्मिला नहीं मानी। उर्मिला थी उनको मुक्त कर दी, फ्री कर दी, ठीक है, जो करना है करो।
फिर बाकी अपने से कुछ बना के लिख सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी और आप सब देखोगे नहीं। और ध्रुव यात्रा की कहानी के बारे में आप सब बिल्कुल लिख सकते हो। और जो ध्रुव यात्रा की जो रचयिता थे हमारे, मतलब जो कवि थे, वो जैनेन्द्र जी थे, ये याद रखना, क्योंकि आपको लिखना होगा उस टाइम। अब एक पंचलाइट है। अब पंचलाइट की आपको सिंपल सी कहानी बताते हैं, जैसे सिंपल गांव में रहते हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। आप सबको बताते हैं पंचलाइट, अगर आपने गांव में रहा है, आपने दादा सब सुने होंगे, तो पंचलाइट नाम का एक जैसे लालटेन होता है ना जलाने के लिए, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से होता है, मिट्टी के तेल से जलता है। तो पंचलाइट इसलिए इसका नाम रखा गया, पहले इनका जो कवि थे, मतलब इनके जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु है। अब इसमें क्या होता है कि जो पंचलाइट है, 2 गांव रहते हैं, ठीक है। अब पंचलाइट जलाने के लिए गांव वाले, मतलब ये लोग कहीं जाते हैं, पंचलाइट लाते हैं, उसके लिए पंचलाइट के लिए वो लोग नहीं ला पाते हो, जैसे जलाने के लिए मिट्टी तेल की आवश्यकता होती है, और एक और चीज़ होता है, वो चीज़ ये लोग नहीं ला पाते। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पंचलाइट रेणु जी की एक कहानी है, ठीक है। अब इन्होंने कहानी के एक बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चरित्र प्रस्तुत किया गया है। तो पंचलाइट को एक सीधे साधे लोग सामान की चीजें समझते हैं, ठीक है। और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड, जैसे गांव में कोई नई चीज आती है तो गांव वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खासकर बच्चे। जैसे आपने अगर अपने क्लास कह रहे हैं, आपने अगर बचपन में देखा होगा, जैसे गांव में लाइट वाइट नहीं आती है, और गलती से लाइट आ गई तो सारे बच्चे उछलने लगते कि लाइट आ गई, लाइट आ गई। तो इस टाइप का था कि पंचलाइट को देखने के लिए टोले, मतलब टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का, मतलब जैसे कोई भी अच्छा काम करने से पहले पूजा पाठ मतलब करते हैं, आजकल भी, मतलब अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं और करना भी चाहिए। सभी उत्साहित है, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। गांव में किसी को जलाने नहीं आता है। अब एक हमारा रहता है, एक युवक रहता है, जिसको उन्होंने एक जगह पे बांध के रखा था। अब क्यों बांध के रखा था उसके बारे में चलिए आइए जानते हैं। इस टोली में एक गोधन नाम का एक युवक था। वो गांव के मुंडरी नामक एक युवती से प्रेम करता था, और मुंडरी की माँ ने पंचों से गोधन, मतलब जो उसकी माँ थी, वो जो मुखिया उखिया जो भी थे उनसे शिकायत की, और गोधन को गांव से निकालने के लिए बोल दिया गया था, ठीक है, या कहीं एक जगह पे रखा गया था। शिकायत की, वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, मतलब जैसे उस लड़की थी, ठीक है, अब उसके सामने वो गाना गाता था। उसके घर से, जब जैसे आजकल भी होते हैं कि कोई भी आशिक जब पार होता है उसके घर से, ठीक है, तो गाना गाते हुए जाता है, तो ये भी वैसे ही गाना गाते जा रहा था। वही उसकी माँ शिकायत कर रही थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। अब कौन सा गाना गाकर निकलता है पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा हंसोगे। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया था। मुंडरी को पता है कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है, मतलब जिसे वो प्यार करता था, जिसके लिए वो गाना गाता था, उसको पता है कि गोधन को पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है, मतलब चतुराई दिखाकर ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः वहां से ले आते हैं, पंचलाइट को जला देता है। मुंडरी के माँ जो गुलरी थी, काकी बहुत ज्यादा खुश होती है, और गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण करते हैं। पहले तो शिकायत करती है, और वो जब अच्छा काम कर देता है तो उसको भोजन के लिए निमंत्रण देती है। पंच भी जो थे उत्साहित होकर गोधन को कह देते तुम्हारा 7 खून माफ, मतलब जो जो तुमने गलती की है वो सारे गलती तुम्हारा माफ, क्योंकि उसने पंचलाइट जलाई थी, जिसके लिए बहुत लोग एक्साइटेड थे। खूब गाओ सलीमा का गाना, मतलब वो सिनेमा का गाना बहुत ज्यादा गाओ। अब पहले गाता था तो शिकायत हो गया था, अब गाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का जो भी था आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब आलोक वृत्त आपने देखा 5 नंबर में आलोक वृत्त आता ही आता है, ठीक है। 5 नंबर में आपको पंचलाइट या जो बहादुर और एक हमारा है ध्रुव यात्रा की कहानी पूछा जाएगा, ठीक है। और आलोक वृत्त में आपको गांधी जी के बारे में लिखना है। गांधी जी के बारे में आपको लिखना है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर स्थान हुआ था, किस स्थान में हुआ था, और उनका जो आंदोलन ये सब जो उन्होंने छेड़ा था, ठीक है। अब उन्होंने पढ़ाई के लिए कहाँ कहाँ गए, आपको उस टाइप के लिखना है। और आपको एक आध तो इस टाइप को भी डाल देना है। मद्य मांस मदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर माँ ने दी
माँ ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। मतलब उन्होंने माँ से सब खाने से, दारू वारू पीने से मना किया था गांधी जी